स्टूडेंट्स, भारतीय अर्थव्यवस्था के इस क्लास में, इंडियन इकोनॉमी के इस क्लास में आपका वेलकम है, स्वागत है। हम लोग इधर कुछ दिनों से एक अलग विषय पढ़ रहे हैं, जिसमें दो विषयों को हम लोग पढ़ चुके हैं। एक विषय भुगतान संतुलन से संबंधित था। हम लोगों ने देखा कि भुगतान संतुलन किसे कहते हैं। दूसरा विषय था कि 1991 का आर्थिक संकट कैसे आया, और तीसरा विषय इसी से जुड़ा हुआ है कि इस आर्थिक संकट को दूर करने के लिए 1991 में भारत सरकार के द्वारा कौन सी नीति अपनाई गई। तो 1991 में भारत सरकार के द्वारा जो नई नीति अपनाई गई उसको हम लोग नेप यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई आर्थिक नीति के नाम से जानते हैं। वास्तव में ये नई आर्थिक नीति ठीक है। तो ये एलपीजी का एक समुच्चय था। एलपीजी गैस मत समझ लीजिए, लिक्विडिफाइड पेट्रोलियम गैस के बारे में बात नहीं कर रहा हूं, बल्कि यहाँ एलपीजी का मतलब है कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, यानी उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अथवा भूमंडलीकरण। वैश्वीकरण भी इसको बोलेंगे और भूमंडलीकरण भी। क्लियर, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो इस नीति को अपनाया भारत सरकार ने, और उपलब्धि ये हुई कि हमारे यहाँ जो आर्थिक संकट था, जो भुगतान संतुलन से संबंधित संकट था, जिसके बारे में कल के क्लास में अध्ययन कर चुके हैं कि मात्र 15 दिन के लिए विदेशी मुद्रा हमारे पास बचा हुआ था। अगर इस भुगतान संतुलन के संकट से हम अपने आप को नहीं उबारते तो हमारी पूरी अर्थव्यवस्था धराशायी हो। उसमें हम लोगों ने देखा था कि एक अल्पकालीन उपाय अपनाया गया था और एक दीर्घकालीन उपाय। तो आज के क्लास में इसी अल्पकालीन और दीर्घकालीन उपायों में से दीर्घकालीन जो उपाय है उसका हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं, और उसी उपाय के अंतर्गत ये 3 शब्द मिलेंगे आपको, यानी उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण। लेकिन इसको पढ़ने से पहले ये अनिवार्य है कि वैश्विक स्तर पे जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में जितनी सारी पद्धतियां प्रचलित हैं उसको शब्द के हिसाब से हम आपको समझाएं। किस हिसाब से? शब्द के हिसाब से। तो देखिए, एक शब्द जो है, सिर्फ शब्द लिखेंगे, घबराइए नहीं। एक शब्द बोला जाता है जिसको हम लोग बोलते हैं पूंजीवाद। क्या बोलते हैं? पूंजीवाद। थोड़ा इसको ठीक से समझिएगा, ठीक है ना। इसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म। दूसरा को बोलते हैं साम्यवाद। साम्यवाद। और इसको बोलते हैं सोशलिज्म। समाजवाद भी इसका नाम है, ये एक अलग टॉपिक। उसके बाद है मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स इकोनॉमी। और तीसरा में हम लोग रखते हैं वाशिंगटन सहमति। ठीक है। वाशिंगटन
कंससनेस। और तब चौथे में आते हैं मिश्रित अर्थव्यवस्था, यानी मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है। और उसके बाद आता है उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। ठीक है। ये चार प्रकार की अर्थव्यवस्थाएं हैं। कितनी प्रकार की? चार। इसको थोड़ा सा जी 5 प्रकार की अर्थव्यवस्था है। इसको थोड़ा हम ब्रीफ कर देना चाहते हैं। अगर इसको इन बुनियादी बातों को हम लोग नहीं समझते हैं और यूं ही पढ़ते हैं, तो फिर इस पर अगर ट्विस्टेड प्रश्न चला आता है, कुछ घुमा फिरा करके सवाल किए जाते हैं, तो आप जवाब नहीं दे पाइए। दूसरी बात यह है कि आपके लेखनी में प्रौढ़ता नहीं आएगी अगर इन शब्दावलियों को आप ना जाने, इनका बैकग्राउंड ना जाने। तो हम शुरुआत करते हैं। जो पहला है पूंजीवाद। ठीक है। ये आप मान करके चलिए कि इसका जो पीरियड हम ले सकते हैं, तो ये 15वीं सदी ईस्वी से 15वीं सदी ईस्वी से लेकर के आपको 1970 ईस्वी तक आप मान के चलिए। तो 15वीं सदी से पहले क्या था साहब? कैसी अर्थव्यवस्था थी? तो अगर वैश्विक स्तर पर देखें हम लोग, तो 15वीं शताब्दी में जो विश्व की संकल्पना थी, वो मात्र यूरोप तक सीमित थी। विश्व में भौगोलिक रूप से 7 महादेश थे, लेकिन 15वीं शताब्दी से पूर्व ये सारे महादेश एक दूसरे से परिचित नहीं थे और यूरोप को छोड़कर अन्य महादेश की जो स्थिति थी, वो व्यवस्था के हिसाब से यूरोप के अनुरूप नहीं थी। और यूरोप एक ऐसा महादेश था जिसमें आधुनिक विचारधारा का, मॉडर्न कंसेप्ट का सबसे पहले उदय हुआ और जितनी नई चीजें, नई व्यवस्थाएं यूरोप में उदित हुई, उन्हीं व्यवस्थाओं को विश्व के दूसरे महादेश या देशों ने बाद में चल के अनुकरण किया। इसका मतलब ये हुआ कि यूरोप एक आइडियल कॉन्टिनेंट बन गया। यूरोप में जो भी घटनाएं घटी, वो वैश्विक आधार पे अपना प्रभाव रखती थी, अपना इफेक्ट रखती थी। तो ऐसी स्थिति में 15वीं शताब्दी से पूर्व जो यूरोप की स्थिति थी, उसका अध्ययन करना सबसे अनिवार्य होगा आपके लिए। ऐसा इसलिए क्योंकि तभी आपको इन 5 अर्थव्यवस्था के स्वरूपों की जानकारी हो पाएगी। बाकी जगहों पे अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसे परिवर्तन नहीं हुए जिन परिवर्तनों ने विश्व को प्रभावित किया, लेकिन यूरोप में अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में ऐसे आधारभूत परिवर्तन हुए जिन परिवर्तनों ने वैश्विक प्रभाव रखा। तो इसलिए यूरोप की अर्थव्यवस्था का अगर अध्ययन करते हैं, तभी हम 5 इज्म या 5 अर्थव्यवस्था के रूप हमको समझ में आएंगे। तो 15वीं शताब्दी से पूर्व जो यूरोप का अर्थव्यवस्था का स्वरूप था, वो सामंतवादी था। यानी 6ठी शताब्दी ईस्वी से लेकर के 15वीं शताब्दी ईस्वी तक यूरोप फेडरलिज्म का शिकार था। उसके पहले ग्रेट एम्पायरों का युग था, यानी रोमन एम्पायर,
सबसे बड़ा एम्पायर था, ईरानियन एम्पायर। ये दो बहुत एम्पायर थे और अधिकांश ज्ञात विश्व पर इन्हीं दो एम्पायरों का, साम्राज्यों का कब्जा था। और उस समय साम्राज्य का मतलब क्या कि अर्थव्यवस्था पूरा पूरा राजा के लिए, जनता का उसमें कोई लाभ नहीं था। जनता जितना काम करती थी वो सब किस लिए? राजा के लिए करती थी। पूरी पॉपुलेशंस बेकार थी। और छठी शताब्दी ईस्वी के बाद परिवर्तन क्या हुआ कि जब बड़े बड़े साम्राज्य समाप्त हो गए, क्योंकि बड़े बड़े साम्राज्य बहुत दिनों तक रह भी नहीं सकते हैं, अपने अंतर्विरोध के कारण वो समाप्त हो जाते हैं। तो उसी में जो सैनिक वर्ग था उसने अपनी अलग अलग सत्ता स्थापित कर ली, जिस जिस क्षेत्र का वो अधिपति था। और इस कारण से सामंतवाद का उदय हुआ। तो सामंतवाद और साम्राज्यवाद से वृहद साम्राज्य का जो संकल्पना था वो सिर्फ इस मामले में भिन्न था कि वृहद साम्राज्य में एक शासक था और सामंतवाद में अनेक शासक हो गए। लेकिन अर्थव्यवस्था में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वहां वो गुलाम जो राजा के होते थे, यहाँ गुलाम सामंत के हो गए। तो अर्थव्यवस्था उसी प्रकार से शोषक बनी रही और पूरी संपत्ति राजा की या सामंत की मानी गई, और उस पर निवास करने वाली जनता जो है उसकी गुलाम, उसकी सेल्फ मानी गई। क्लियर? तो इसलिए 15वीं शताब्दी से पूर्व तक अर्थव्यवस्था के को संचालित करने के लिए कोई व्यवस्था ही नहीं थी। दूसरे शब्दों में कह लीजिए कि अर्थव्यवस्था कुछ था ही नहीं। अर्थव्यवस्था का मतलब यह था कि पूरी जनता राजा या सामंत के लिए काम करे और अनाज उपजा करके उसको दे दे, और राजा या सामंत उसको अपना उपभोग में इस्तेमाल करे या विलासिता में इस्तेमाल करे, और आम जनता का कोई उसमें ख्याल नहीं रखा जाए। तो इसलिए अर्थव्यवस्था कुछ नहीं था। अर्थव्यवस्था उदित 15वीं शताब्दी में क्यों हुआ वो हम बताना चाहते हैं। थोड़ा डिटेल्स बता रहे हैं इसलिए कि आप एक ही क्लास में सारी बात समझ जाएंगे। मेन टॉपिक अभी हम पढ़ाते हैं, लेकिन उसके पूर्व ये सारी चीज़ें आप स्पष्ट हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो बहुत सारा परिवर्तन हुआ। सबसे पहले के सामंतवाद का पतन हुआ। सामंतवाद का पतन क्यों हुआ साहब? तो इसके लिए 200 वर्षीय युद्ध, जिसको क्रूसेड वार कहते हैं, वो जिम्मेदार था। सब वर्ल्ड हिस्ट्री का विषय है। धर्म सुधार आंदोलन हुआ मार्टिन लूथर के द्वारा, जिसमें प्रोटेस्टेंट एक नया धर्म कैथोलिक के स्थान पर उभर करके सामने आया। भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुआ, इनलाइटमेंट का युग आया। तो ये सब चीजें जो हुई, इन चीजों ने सामंतवाद का डिक्लाइन कर दिया। और डिक्लाइन करने में यूरोप में जो मध्यम वर्ग था, मध्यम वर्ग कौन कहलाता था? मिडिल क्लास। तो उसमें व्यापारी थे, टीचर थे, डॉक्टर थे, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, जो पैसे वाले वर्ग थे। इन लोगों ने, राजा का तो अस्तित्व था लेकिन शक्ति नहीं थी, पैसा नहीं था उसके पास। तो मध्यम वर्ग ने राजा को सहयोग किया। किसके खिलाफ? तो सामंतवाद के खिलाफ। तो राजा शक्तिशाली हो गया, सामंतवाद का पतन हो गया। तो इस तरीके से वहां जो बुनियाद पड़ी उस वक्त, वो पूंजीवाद की बुनियाद पड़ी। क्यों? क्योंकि जो पूंजीपति थे, जो मिडिल क्लास के लोग थे, अगर सामंत रहता तो सामंत भी उस पर अधिक कर लगा रहा था। राजा अगर चलाएगा तो सामंत की तुलना में कम कर लगाएगा, क्योंकि राजा एक था, सामंत अनेक थे। तो इस वजह से जब राजतंत्र आया सामंतवाद के बाद, राजा बनने लगे और नेशन स्टेट की संकल्पना आई, राष्ट्र राज्य का संकल्पना आया, तो ऐसी परिस्थिति में पूंजीवाद का उदय हुआ। क्योंकि जब राजा आया तो जिसने लाया था, यानी मध्यम वर्ग ने, तो उसके हितों में काम किया। और उसका हित क्या था? कि पूंजीवाद को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि राजा जान रहा था कि ये जब तक मजबूत रहेगा तभी तक हम मजबूत रहेंगे। तो इस तरीके से पूंजीवाद की नींव पड़ी। अब राजा भी एक्सप्लॉइटर बन गया, राजा भी एक्सप्लॉइटर बन गया। तो 15वीं से 18वीं शताब्दी तक राजा रहा यूरोप में।
और 18वीं शताब्दी में 1789 में फ्रेंच रेवोल्यूशन होता है। उसके बाद राजतंत्र भी यूरोप में धीरे धीरे धराशायी हो जाता है और लोकतंत्र का रूप शुरू होता है। हालांकि इसको भी पूर्ण विकसित होने में 20वीं शताब्दी लग गई, 18वीं से 200 वर्ष लगे लोकतंत्र पूर्ण रूप से स्थापित होने में। लेकिन इन 200 वर्षों में पूंजीवाद ही रहा। मतलब अर्थव्यवस्था का आरंभिक रूप क्या था? पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। और कैसे उदित हुआ ये मैंने आपको बताया। अब इसकी तकनीक बताते हैं कि आखिर पूंजीवाद में होता क्या था। तो पूंजीवाद एक ऐसी विचारधारा थी जो निजी संपत्ति की संकल्पना को मान्यता देती कि जो व्यक्ति पूंजी लगाएगा अधिक लाभांश उसका होगा और वो उसकी निजी संपत्ति होगी, और जो उत्पादन करेगा वो श्रम लेगा, श्रम करेगा, जो लेबर करेगा वो वेतन लेगा, वो लाभ में भागीदार नहीं होगा, वो सिर्फ वेतन का भागीदार होगा। तो इस तरीके से उत्पादन का अधिकांश भाग कौन हड़प लिया? तो पूंजीपति। क्यों हड़पा? इसलिए कि जो संकल्पना थी वो निजी संपत्ति की थी कि जो संपत्ति लगाएगा अधिक लाभ का भागीदार वही होगा। तो इस प्रकार से सुनते जाइए ना, पहले सुनते जाइए। तो इस प्रकार से पूंजीवाद जो है वो 20वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक पूरी मजबूती के साथ इस धरती पर यूरोप में और यूरोप से संलग्न जितने महादेश थे जिनका व्यापार उनसे होता था, यह संपर्क हो चुका था, सभी के सभी जगह पूंजीवादी व्यवस्था ने अपनी जड़ें जमा ली। कोई कंफ्यूजन? अब देखिए, ये एक ऐसी व्यवस्था थी कि जिसमें कुछ कमियां भी थी। कमियां क्या थी? सबसे बड़ी कमी यह थी कि जो उत्पादन के लाभ का वितरण था वो समान नहीं था। उत्पादन करने में ठीक है पूंजी की भूमिका थी, लेकिन श्रम का भी तो भूमिका था। आपके पास पूंजी कितना भी हो, अगर उसमें मेहनत नहीं किया जाए तो वो पूंजी जो है निर्जीव रहेगी, सजीव नहीं होगी। यहां निर्जीव सजीव का अर्थ क्या है कि उसे कोई लाभ नहीं होगा। तो अगर एक व्यक्ति की पूंजी लगी हुई तो दूसरा का श्रम लगा हुआ है, दोनों मिलता है तब उत्पादन होता है और तब लाभ होता है। तो ऐसी परिस्थिति में भूमिका जब दोनों की बराबर है तो फिर लाभ भी बराबर होना चाहिए। तो ये जो विचारधारा थी इसको मार्क्स ने स्थापित किया 19वीं सेंचुरी में, और धीरे धीरे ग्रेजुअली जो है वो बढ़ता चला गया। और उसके बाद जो है वो 1917 ईस्वी में रूस में मार्क्सिस्ट विचारधारा के तहत एक क्रांति हुई जिसको बोल्शेविक क्रांति बोलते हैं। और इस बोल्शेविक क्रांति क्या था? तो पूंजीवाद का पूरा घोर विरोधी था। जैसे ही वहां स्थापित हुआ तो पूंजीवाद का अंत हो गया और उसके स्थान पर क्या आया? साम्यवाद। साम्यवाद निजी संपत्ति की धारणा को स्वीकार नहीं करता है। वो कहता है संपत्ति पूरा का पूरा सरकार की होती है और सरकार सारी प्रकार की व्यवस्थाएं वो करता है। लोगों के खाने का इंतजाम, लोगों के पढ़ने का इंतजाम, लोगों के स्वास्थ्य का इंतजाम, जितना चीज होता है सबका सब कौन करता है? सरकार करती है। अब देखिए साहब, ये दोनों जो व्यवस्थाएं थी ना जिसका हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, ये अतिवादी थी, यानी एक्सट्रीमिस्ट थी। अतिवादी विचार क्या कि एक में साहब जो है वो श्रमिकों को कोई महत्व नहीं दिया जा रहा था, श्रमिकों को लाभ नहीं पहुंचाया जा रहा था, और दूसरी व्यवस्था जो साम्यवादी थी वो पूंजीपतियों को कोई महत्व नहीं दे रहा था। तो ऐसी स्थिति में दोनों एक दूसरे को लाभ नहीं पहुंचाएंगे। जब लाभ नहीं पहुंचाएंगे तो हमेशा एक वर्ग असंतुष्ट रहेगा, एक वर्ग को नुकसान होगा। तो जिस व्यवस्था में एक वर्ग को नुकसान हो रहा हो और एक ही वर्ग को फायदा हो रहा हो, वही व्यवस्था तो अतिवादी व्यवस्था कहलाती है, संतुलित व्यवस्था नहीं कहलाएगी। तब इससे भी जो है विकास रुक गया। जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वो नहीं हो पा रहा था। समाज में जो संघर्ष समाप्त होना चाहिए था वो संघर्ष समाप्त नहीं हो रहा था। तो ऐसी परिस्थिति में
1980 में। कब? इसको आप मान लीजिए 1917 से लेकर करके 1991 ईस्वी तक। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर क्लियर कर दें कि 91 में रूस का विखंडन हो गया। ठीक है, तो साम्यवादी विचारधारा भी चूंकि अतिवादी थी से धराशायी हो गई। ये एक लंबा हिस्ट्री है, यूरोपियन हिस्ट्री में पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। अब आ जाइए इसी में 1980 में। कब? 1980 में वाशिंगटन में बैठक हुई और यह एक सहमति बनी सभी लोगों के बीच में कि भाई ऐसे काम नहीं चलेगा, बल्कि हम लोगों को अब एक नई नीति अपनानी पड़ेगी। तो उसमें क्या था कि साम्यवाद और पूंजीवाद, तो साम्यवाद और पूंजीवाद का समान महत्व दिया गया। यहां का मतलब क्या हुआ? साम्यवाद पूंजीवाद का मतलब कि सार्वजनिक क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र प्लस निजी क्षेत्र। कहा कि जहां जहां पर जिसकी जिसकी आवश्यकता हो उस हिसाब से कुछ क्षेत्र जो है सार्वजनिक को दे दिया जाए और कुछ क्षेत्र निजी को दे दिया जाए। तो सार्वजनिक का अर्थ हुआ कि साम्यवादी विचारधारा के तहत हो गया, यानी सरकार का अधिकार होगा, और निजी का अर्थ हुआ कि पूंजीवाद के तरह हो जाएगा। तो थोड़ी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ी और यही अर्थव्यवस्था आगे चल कर करके मिश्रित अर्थव्यवस्था के नाम से जानी गई, जिसमें सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों को महत्व दिया गया। और फिर ये महसूस किया गया कि ये जो उदारीकरण और निजीकरण की विचारधारा थी, वास्तव में इसी में सहमति बन गई थी, वाशिंगटन सहमति में। क्या कि साहब, जो किसी भी देश की नीति होगी वो नीति सिर्फ अंतर्मुखी नहीं हो सकती है। अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में अंतर्मुखी का अर्थ क्या हुआ कि उस देश की आर्थिक नीति सिर्फ उस देश को दृष्टिगत रख करके नहीं बनाई जा सकती। अगर किसी देश की आर्थिक नीति उस देश को दृष्टिगत रख के सिर्फ बनाई जाएगी तो उस देश को भी नुकसान होगा। अगर किसी देश के अर्थव्यवस्था में मोबिलिटी लाना है, तरलता लाना है, तो उसको वैश्विक अर्थव्यवस्था से जुड़ना होगा। और वैश्विक अर्थव्यवस्था से जब भी किसी देश की का अर्थव्यवस्था जुड़ेगा तो उसके लिए जरूरी है कि उदारीकरण उसको करना पड़ेगा। उदारीकरण का नियमों में ढील देनी पड़ेगी, निजीकरण करना पड़ेगा, मतलब सरकार अपना शेयर को बेचना पड़ेगा। और जब ये दोनों काम करेगा तो उसकी अर्थव्यवस्था विश्व से जुड़ जाएगी और उसी अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के नाम से जाना। तो इस प्रकार से ये 5 अर्थव्यवस्था का जो सिद्धांत है वो आपको जानना काफी अनिवार्य था। एनी कंफ्यूजन? आगे बढ़े। अब देखिए हम मूल बिंदु पर आते हैं कि नेप यानी न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी जो 1991 में हमारे देश में लागू किया गया, तो ये क्या था और इसमें क्या क्या हुआ वो थोड़ा ब्रीफ है आपको हम करना चाहेंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि 1991 में यानी 1991 में जो भारत में भुगतान संतुलन की समस्या उत्पन्न हुई थी, तो इसके निदान हेतु 2 उपाय किए गए थे। ये प्रीवियस क्लास का बात आपको याद होगा, ठीक है। पहला उपाय क्या था साहब? तो अस्थायित्वकारी उपाय।
है ना। अस्थायित्वकारी उपाय था, यानी स्टेबिलिटी मेजर्स, और दूसरा क्या था, तो संरचनात्मक उपाय। बिल्कुल साइंटिफिक पढ़िए आप, ताकि हमेशा के लिए याद हो जाए। जो ये शिकायत करते हैं कि सर स्ट्रक्चरल मेजर्स, ठीक है। अब देखिए, ये दोनों चीजों को हम लोग को एक्सप्लेन करना है। तो जैसा कि कल के क्लास में आपने देखा था कि साहब यहीं तक हमने अपना सफर खत्म कर दिया था। अब देखिए, आज के क्लास में पहले इसको देखते हैं, तब इसको देखते हैं, ठीक है। तो जो अस्थायित्वकारी उपाय थे, जो अस्थायित्वकारी उपाय थे, तो इसका उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य दो था। एक, भुगतान संतुलन को ठीक करना, और दूसरा मुद्रास्फीति को ठीक करना, ठीक है, इन्फ्लेशन को। अर्थव्यवस्था पटरी पर तब आएगी जब सबसे पहले भुगतान संतुलन को, यानी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जो हमारे पास सिर्फ 15 दिन का ही शेष रह गया था रिजर्व, तो वो जितना जल्दी हो वो हम ठीक करें। और दूसरा ये कि जो महंगाई बढ़ रही थी, उस महंगाई पर लगाम लगाया जाए। इसके लिए दो काम किए गए। कितने काम किए गए? दो काम। इसके लिए जो काम किया गया, सबसे पहले सोना की बिक्री एवं गिरवी, ठीक है। तो सोना की बिक्री और गिरवी का जहां तक बात है, तो 24 मई 1991 ईस्वी को, 24 मई 1991 को रिजर्व बैंक ने 20 टन सोना, 20 टन सोना नहीं, स्विट्जरलैंड के जो ज्यूरिख बैंक था, इसको बेच दिया। और जब बेच दिया, तो इस 20 टन सोना के कारण हम लोगों को $234 मिलियन प्राप्त हुआ। $234 मिलियन प्राप्त हुआ। अब उसके बाद ये तो बिक्री हुई, फिर गिरवी रखा गया कि जुलाई 1991 में $25 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दिया। अब पहले इसको समझते हैं, तब जो है दूसरा जो मेजर तीसरा वाला जो काम है वो हम लोग देखेंगे। तो देखिए, ये जो
सोना की बिक्री या ये सब जो काम था, तो एक्चुअली में था क्या, उसको समझने की ज़रूरत है कि जैसे ही मई का महीना आया, ये जो 24 मई देख रहे हैं, तो उस मई महीने में सरकार, हालात तो पहले ही से खराब थे, लेकिन मई महीना में आते आते ये हो गया कि सरकार के पास मात्र 15 दिन के लिए ही विदेशी मुद्रा रही। तो ऐसी परिस्थिति में तत्काल उसको धन की आवश्यकता थी ताकि पेट्रोल या अन्य आयात की वस्तुएं भारत में मंगाया जा सके। तो इस कारण से उसने 20 टन सोना स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख बैंक में जो है बेच दिया। इससे देश को कोई नुकसान नहीं हुआ, क्योंकि ये 20 टन सोना के उस भंडार में से निकाला गया जो तस्करों, चोरों और नाजायज व्यापार करने वाले से जब्त किया गया सोना था। यानी ये सोना सरकार कमाई नहीं थी, बल्कि देश में जो अवैध सोना था उस पर जो कब्जा की थी वो सोना था। तो ऐसा सोना अर्थव्यवस्था में कोई भूमिका नहीं निभाती है। तो इसलिए उसको अगर बेच दिया तो अर्थव्यवस्था पर कोई बहुत बड़ा बवाल नहीं आया, अर्थव्यवस्था चरमराई नहीं। या दूसरा शब्द में कहिए कि सरकार के राजकोष में कोई नुकसान नहीं हुआ। क्लियर? तो उससे हमें फायदा क्या हुआ कि अब हमारा जो व्यापार का संकट था, आयात का संकट था, विदेशी मुद्रा की वजह से वो हल हो गया। क्योंकि इससे जो है 234 मिलियन डॉलर जो प्राप्त हुआ वो डॉलर में प्राप्त हुआ। अब दूसरी समस्या ये थी साहब कि भविष्य में भी हमें हमारा व्यापार होता रहे, हम विश्व के संस्थाओं से अगर कर्ज मांगे तो कर्ज हमें दे दे, या दूसरे देशों से व्यापार करें तो मेरी साख बनी रहे कि नहीं भाई नंगा देश नहीं है, इसके पास बहुत धन है। तो अपनी साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए, अपनी साख को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत करने के लिए भारत सरकार ने, या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कह लीजिए, कि 25 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रख दी। गिरवी का अर्थ क्या? बेचा नहीं, उसके मूल्य पर किसी से कर्ज भारत सरकार ले सकती थी कि देखो हम नंगा आदमी नहीं, मेरा मॉर्गेज 20 टन सोना वहां है। और ये रिजर्व बैंक कैसे रखी कि रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 में ये प्रोविजंस है कि रिजर्व बैंक देश में आकस्मिकता की स्थिति में जितना भी उसके पास स्वर्ण भंडार है उसका 15% बिना सरकार की अनुमति लिए बेच सकती है या गिरवी रख सकती है। कितना? 50%। तो ऐसी परिस्थिति में उस समय जो सोना था 332 टन हमारे पास था, तो उस हिसाब से 50 टन सोना रिजर्व बैंक बिना सरकार की अनुमति लिए बेच सकती थी। लेकिन उसने उतना नहीं बेचा, भी नहीं, गिरवी रखने का निर्णय लिया रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, और 25 टन सोना जो है बैंक ऑफ इंग्लैंड में गिरवी रखा। अब उसके बाद जो तीसरा उपागम किया गया, यह कर्म से दूसरा ही मानिए आप, वो था रुपये का अवमूल्यन। रुपये का अवमूल्यन यानी डीवैल्यूएशन। ठीक है? तो देखिए रुपये का अवमूल्यन क्यों जरूरी था। रुपये का अवमूल्यन नहीं होने से मुद्रास्फीति यानी मुद्रा का मूल्य घट रहा था अंतर्राष्ट्रीय बाजार में। तो ऐसी परिस्थिति में व्यापार में आप निर्यात नहीं कर सकते थे, आपका सामान कोई नहीं खरीदता। तो सामान जब कोई नहीं खरीदेगा तो भाई तो महंगाई जो है बढ़ती चली जाएगी। तो इसलिए मुद्रा में अर्थव्यवस्था में लिक्विडिटी लाने के लिए थोड़ा मुद्रास्फीति जरूरी भी है, और इसके लिए मुद्रे का अवमूल्यन किया गया। हमारे यहाँ मुद्रे का अवमूल्यन जो है वो 2 बार हुआ है। एक 1966 में
पहली बार हुआ है 36% रुपये का मूल्य, और दूसरे बार 1991 में हुआ था, 2 क्रम में हुआ था। दोनों मिला करके कितना हुआ, 21% मूल्य रुपये का अवमूल्यन किया गया। उस समय के जो तत्कालीन वित्त मंत्री थे, उसने कहा कि ये इसको जो 21% रुपये का मूल्य घटा है, इसको अवमूल्यन नहीं कहा जा सकता है। क्यों? क्योंकि 1966 में जो रुपये का अवमूल्यन किया गया था वो सही में अवमूल्यन किया गया था। क्यों? क्योंकि उस समय रुपया स्थिर कीमतों पर था, फिक्स्ड प्राइस पर था। लेकिन 91 में रुपया फिक्स्ड प्राइस पर नहीं है, रुपया फ्लोटिंग प्राइस पर है। फ्लोटिंग प्राइस का मतलब यह हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में वो अपना भाव खुद तय कर लेता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जब कोई मुद्रा अपना भाव तय कर लेता है तो उसको मुद्रा का अवमूल्यन नहीं बोलते हैं, बल्कि मुद्रा का सामंजस्य बोलते हैं। और ये मुद्रा का सामंजस्य जब तक बना रहेगा तभी तक आपका विदेशी व्यापार चलता रहेगा, अन्यथा नहीं चलेगा। तो अपने देश के कंटेक्स्ट में तो मनमोहन सिंह के द्वारा रुपये का 21% अवमूल्यन किया गया, लेकिन वास्तव में अंतर्राष्ट्रीय परिवेश में वो मुद्रा का सामंजस्य था। क्लियर? तो ये 2 या 3 उपाय किए गए जो अल्पकालिक थे। ये जो कल भी हम लोग देखा था कि उपाय क्या थे, अल्पकालिक थे, कि फौरन किए गए और इसका फौरन लाभ मिल गया कि जो भुगतान संतुलन की स्थिति थी वो समाप्त हो गई। अब भारत सरकार ने इंटरनेशनल बैंक ऑफ रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जिसको संक्षेप में वर्ल्ड बैंक कहा जाता है, और उसी से जुड़ी एक संस्था है IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। इसके यहाँ जब आवेदन दिया कर्ज के लिए भारत सरकार ने, तो उसने कहा कि हम आपको कर्ज तभी देंगे जब अंतर्राष्ट्रीय आधार पर प्रचलित कुछ नियमों को आप अपनाइए, और वही नियम LPG कहलाता है, यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। तो ये दूसरा खंड है जो हम लोग, ये वाला खंड है वो आप पढ़ेंगे। आपका ये खंड हमने समाप्त कर दिया, और ये जो उपाय था वो दीर्घकालीन था। तो आज का जो विषय है वो यही टॉपिक है। आप इसको स्नैप कर लीजिए, एक प्रकार का इंट्रोडक्टरी क्लास हुआ, इसके बाद हम आगे पढ़ाते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो दीर्घकालीन उपाय था वो संरचनात्मक सुधार था। ये लॉन्ग टर्म उपाय था, संरचनात्मक सुधार, और इस सुधार के पीछे कारण था वर्ल्ड बैंक और IMF। क्योंकि वर्ल्ड बैंक और IMF ने कहा कि आपकी जो अर्थव्यवस्था में भुगतान संतुलन या मुद्रास्फीति की स्थिति उत्पन्न हुई है और आप विश्व के साथ व्यापार करने के लायक नहीं रहे हैं, तो इसके पीछे कारण है। और कारण ये है कि आपने अपने अर्थव्यवस्था को बंद कर रखा है, क्लोज्ड कर रखा है। इतने नियम कानून आपके यहाँ हैं कि उन नियमों कानूनों के कारण बाहर के लोग तो छोड़ दीजिए, आपके देश के अंदर के जो व्यापारी और उद्योगपति हैं वो व्यापार नहीं कर सकते हैं, वो उद्योग नहीं चला सकते हैं। इसलिए जब तक आप हमारे बताए गए नीतियों के अनुरूप काम नहीं कीजिएगा, तब तक आपको हम लोन नहीं देंगे। और आप ही को नहीं, अभी वर्तमान समय में विश्व में जो अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में परिवर्तन हो रहा है, जिसका वर्णन क्लास के आरंभ में हमने आपको कहा, उस परिवर्तन में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण एक अनिवार्य घटक है। जो देश इन नीतियों को अपनाएगा, वर्ल्ड बैंक या IMF के द्वारा उसी को लोन दिया जाएगा, उसमें आप भी शामिल हैं। तो वैश्विक रणनीति अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में थी, उसका पालन करते हुए जो तत्कालीन नरसिम्हा राव की सरकार थी, जिसके वित्त मंत्री मनमोहन सिंह थे, जो बाद में 2 टर्म यानी 10 वर्षों तक भारत के प्रधानमंत्री भी रहे,
उन्हीं के द्वारा ये नेप यानी न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत एलपीजी यानी लिबरलाइजेशंस, प्राइवेटाइजेशंस और ग्लोबलाइजेशंस की नीति अपनाई गई। अब देखिए कि इसके तहत क्या क्या हुआ। तो घटनावार या तथ्यवार अगर विवरण आप देखिएगा तब आपको समझ में आ जाएगा कि उदारीकरण किसको बोलते हैं, या निजीकरण किसको बोलते हैं, या वैश्वीकरण किसको बोलते हैं। क्लियर? यहां पर शाब्दिक रूप से अगर समझा जाए कि उदारीकरण या लिबरलाइजेशन का अर्थ क्या होता है, तो उसका एक सेंटेंस में इसको ऐसे समझ सकते हैं कि कानूनों में ढील देना या कानूनी बंधन शिथिल करने को ही उदारीकरण या लिबरलाइजेशन बोलते हैं। जब देश आजाद हुआ था तो हमारे देश में अभी कहा कि मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया गया था, जिसमें बहुत सारे उद्योग सार्वजनिक क्षेत्र के लिए सुरक्षित कर दिए गए थे कि निजी उद्यमी इस उद्योग को लगा ही नहीं सकते हैं, और जिन उद्योगों को निजी उद्यमी लगा सकते हैं उसके लिए लाइसेंसिंग पद्धति कर दी गई, यानी बिना लाइसेंस लिए हुए आप उद्योग नहीं लगा सकते। यही नहीं, उत्पादन भी आपको सरकार के निर्देशानुसार ही करना पड़ेगा। आप सीमा से अधिक उत्पादन भी नहीं कर सकते हैं। यही नहीं, अगर आपको उद्योग बंद करना होगा तो भी सरकार से परमिशन लेना होगा। अगर सरकार परमिशन नहीं देती है तो घाटे में आपको उद्योग चलाना पड़ेगा। तो ऐसे ऐसे कड़े कानून थे जिसके कारण से अर्थव्यवस्था गतिहीन रही। तो उसके बारे में वर्ल्ड बैंक ने कहा कि नहीं, आपको उदारीकरण अपनानी पड़ेगी, यानी कानूनों में ढील देना पड़ेगा। क्लियर? तो अब देखिए, कानूनों में ढील 5 तरीके से दिया गया। कितने तरीके से? 5 तरीके। सबसे पहले औद्योगिक क्षेत्रों का विनियमिनीकरण किया गया, यानी डीरेगुलेशन ऑफ इंडस्ट्रियल सेक्टर हुआ। इंडस्ट्रियल सेक्टर अर्थात इंडस्ट्री के क्षेत्र में जो कानून बने हुए थे उसको समाप्त किया गया, उसको तोड़ा गया। अब ये कहा गया कि कुछ को छोड़ करके बाकी जितने उद्योग हैं उनको खोलने के लिए सरकार से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं, एक लाइन में। और ये कहा गया कि लाइसेंस लेने के लिए सिर्फ 5 या 6 उद्योग हैं, उन्हीं को आवश्यकता होगी, और 3 सेक्टर ऐसे होंगे जो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्र के होंगे, और भी सुरक्षा के दृष्टिकोण से। तो वो कौन कौन है जो आपको छह उद्योग हैं जिनमें लाइसेंस लेने की जरूरत थी, बाकी में लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। तो वो 6 उद्योग कौन थे? अल्कोहल, यानी अल्कोहल का उद्योग लगाएंगे या सिगरेट का उद्योग लगाएंगे, नशा वाला, तो उसमें आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा, नंबर 1। नंबर 2, जोखिम भरे रसायन वाला उद्योग अगर लगाते हैं, ऐसा रसायन जो हानिकारक है, तो उसका उद्योग लगाने में आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। तीसरा, विस्फोटकों का अगर उद्योग लगाते हैं, औद्योगिक विस्फोटक, तो आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। चौथा, इलेक्ट्रॉनिक का अगर लगाते हैं तो आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। और विमानन का लगाते हैं, यानी कि एरोप्लेन का बनाने का, तो आपको लाइसेंस लेनी पड़ेगी। और औषधि, ये 6 चीजों को छोड़ करके बाकी सभी के लिए उद्योग लगाने हेतु लाइसेंस मुक्त कर दिया गया। औषधि मतलब डॉक्टर, मेडिकल, औषधि मैंने दवा, औषधि का मैंने मेडिसिन। तो एक बार और देख लीजिए, अल्कोहल नंबर 1, रसायन नंबर 2, विस्फोटक नंबर 3, इलेक्ट्रॉनिक नंबर 4, एविएशन यानी विमानन नंबर 5, और ड्रग्स 6। इसको छोड़ करके बाकी सभी को लाइसेंस मुक्त कर दिया। और 3 ऐसे उद्योग थे जो सिर्फ सार्वजनिक क्षेत्रों के लिए रिजर्व रखे गए,
उसमें कौन कौन थे? तो डिफेंस का उपकरण जो बनेगा, प्रतिरक्षा का, यानी आर्म्स वगैरह, वो सरकार बनाएगी। परमाणु ऊर्जा का उत्पादन सरकार करेगी और रेल परिवहन सरकार करेगी। रेल, ये 3 सेक्शन को छोड़ करके बाकी सभी निजी क्षेत्रों के लिए खोल दिया। ठीक है, तो ये आपका किया गया औद्योगिक क्षेत्रों का नियमीकरण, डीरेगुलेशंस इन इंडस्ट्रियल सेक्टर। से बहुत फायदा मिला। हाँ, बहुत। और बाद में ये 6 है, ये भी खत्म कर दिया गया है। वित्तीय क्षेत्र में सुधार क्या किया गया साहब? तो देखिए, वित्तीय क्षेत्र में जो चीज थी 1969 के बाद, वो पूरी तरीके से फाइनेंस नेशनलाइज हो गया। जब से 16 और 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया श्रीमती इंदिरा गांधी ने। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में किया और बाकी 8 बैंकों का राष्ट्रीयकरण जो था वो 1980 में हुआ। इसके बाद वित्त पूरी तरीके से सेंट्रलाइज हो गया और रिजर्व बैंक उस पर निगरानी रखने लगा। अब इसका नतीजा क्या हुआ कि बैंकों का जो था विस्तार नहीं हो रहा था। अगर किसी बैंक को अपना शाखा खोलना होता था, ब्रांच, तो बहुत मुश्किल था। कोई नया बैंक खोलना चाहे तो नहीं खोल सकता था। कोई विदेशी बैंक भारत में आना चाहे तो नहीं आ सकता था। बहुत सारा क्षेत्र वित्त में ऐसा था कि जैसे सेबी थी या अन्य वित्तीय संस्थाएं थी, जो प्रोविडेंट फंड था या यूटीआई था, ये सबके पास पब्लिक के बहुत सारे पैसे जमा थे, लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल नहीं कर सकता था ये लोग, यानी बैंकिंग का काम नहीं कर सकता था ये, सिर्फ पैसा पड़ा रहेगा। तो वित्त पर जो इतना नियंत्रण था, उसके वजह से भी विकास प्रभावित। तो लिबरलाइजेशन के अंतर्गत वित्त के क्षेत्र में यह सुधार किया गया कि अब रिजर्व बैंक के नियम जो है वो शिथिल कर दिए गए और यहां का जो बैंक था, बैंक तो सरकारी रहा, लेकिन बैंक को यह ऑटोनॉमी दी गई कि अपना शाखा वो जहां चाहे खोल सकता है, अपना विस्तार कर सकता है। जो निजी क्षेत्र के व्यक्ति हैं वो बैंक खोलना चाहें तो वो भी खोल सकते हैं। विदेशी बैंक कोई भारत में आना चाहता है तो वो भी आ सकता है। अब इन सभी छूट देने से क्या हुआ कि वित्त के क्षेत्र में बहुत सारी सुविधाएं ने जन्म ले ली। लोगों को आसानी से लोन मिलने लगा, हर जगहों पे बैंक की शाखाएं उपलब्ध होने लगी। अब तो बैंकिंग व्यवस्था इतना अच्छा है कि आप अपने मोबाइल से ही सारा बैंकिंग का काम कर सकते हैं। तो आज बैंकिंग के क्षेत्र में इतनी सुविधाएं जो मिली हैं, वो इसी समय वित्त के क्षेत्र में जो सुधार किया गया था उसी का देन है। तीसरा है कर व्यवस्था में सुधार, बहुत इंपॉर्टेंट। अभी तक जो हमारे यहाँ कर का ढांचा था, उसमें यह था कि सरकार अधिक कर लगा करके अधिक राजस्व की वसूली कर सकती है। सरकार की जो ये नीति थी अधिक कर लगाने की, उसका एक दुष्प्रभाव भर करके सामने आया कि लोगों के अंदर कर वंचना करने की, टैक्स की चोरी करने की भावना आ गई। तो कर की दर बढ़ी तो कर की चोरी भी बढ़ी। तो सरकार ने इस बात को महसूस किया, तो 91 में सुधार ये कहा कि कर के दरों में सरकार अब कमी करेगी ग्रेजुअली, ताकि कर वंचना नहीं हो। तो कम टैक्स लगा करके अधिक राजस्व वसूल करने की कोशिश इस लिबरलाइजेशन के द्वारा किया गया। तो उसमें पहला कि इनकम टैक्स में किया गया कि इनकम टैक्स में ग्रेजुअली जो है वो उसके दर को घटाया गया, घटाते घटाते उसको 5 लाख पर ले आया गया, पहले 10 लाख था। तो इस ढंग से जो है वो इनकम टैक्स देने वाले लोगों की संख्या बढ़ गई। दर में कमी की तो जो लोग अपने स्वेच्छा से देने लगे थे, कर की चोरी बढ़ी। तो कम इनकम टैक्स लगा करके सरकार ने अधिक राजस्व कमाया, और जब अधिक इनकम टैक्स लगा रही थी तो कम राजस्व आया। इसी ढंग से जो एक निगम कर था, कॉर्पोरेट टैक्स, जो कंपनियों पर लगता था, उसकी भी दर काफी बढ़ी हुई थी, तो उसको भी सरकार ने घटाया। तो कंपनियों ने भी चोरी करनी बंद कर दी।
फिर तीसरा के जो वस्तु और सर्विस, गुड्स एंड सर्विस, इसको जीएसटी भी बोलते हैं, तो उसको इसके पहले बिक्री कर बोला जाता था, सेल टैक्स। तो सेल टैक्स स्टेट का विषय था और हर स्टेट का एक अलग अलग दर था। नतीजा ये था कि बिक्री कर में असमानता की वजह से व्यापार बाधित हो रहा था। तो इस सुधार किया गया कि बिक्री कर में जो है इक्विलिब्रियम लाया जाएगा, समानता लाई जाएगी। वो सुधार इतना ग्रेजुअली धीरे धीरे आगे बढ़ता गया कि अब जीएसटी एक नया कर बन गया जो ऑल ओवर इंडिया है, और आप इंडिया में कहीं भी बिक्री कीजिए आपको एक सामान पर एक ही तरह का कर देना पड़ेगा। तो ये एक बड़ा सुधार था। विदेशी विनिमय में सुधार किया गया, नहीं फॉरेन एक्सचेंज में। तो फॉरेन एक्सचेंज में कुछ रूल्स थे, जैसे फेमा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट, फिर उसको चेंज करके बना दिया गया फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, जो बहुत कड़ा था। तो इन सभी को समाप्त कर दिया गया ताकि फॉरेन एक्सचेंज में किसी प्रकार का कोई दिक्कत ना हो। अंत में कि व्यापार और निवेश नीति में सुधार किया गया। इसमें क्या सुधार किया गया कि जो आयात पर कर था बहुत ज्यादा, उसको बहुत सा में समाप्त कर दिया। निर्यात पर, आयात निर्यात कर पर जो दर था उसको कम किया गया या समाप्त की गई। प्लस निवेशक को सुरक्षा दी गई जो इन्वेस्टमेंट करना चाहते थे, और उनको भारतीय कंपनियों में इन्वेस्ट करने हेतु 50% तक का जो है छूट दिया गया। आगे चल करके तो किसी किसी सेक्टर में 100% छूट दे दिया गया। इससे क्या फायदा हुआ? इससे फायदा ये हुआ कि विदेशी पैसा हमारे देश में आने लगा। तो ये थे लिबरलाइजेशन या उदारीकरण के तहत। अब देखिए निजीकरण या प्राइवेटाइजेशन का क्या मामला है कि बहुत सारे सार्वजनिक क्षेत्र हमारे देश में ऐसे थे। सार्वजनिक क्षेत्र माने सरकारी क्षेत्र, सार्वजनिक कारखाना अर्थात सरकार का कारखाना, कि जो घाटे में चल रही थी और इसके वजह से सरकार को बहुत हानि हो रहा था। तो इसमें इसके घाटे से उबारने के लिए दो तरीके थे सरकार के पास। एक तरीका तो यह था कि उसको बेच दिया जाए, और दूसरा तरीका यह था कि उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाए। ठीक है, तो बहुत सारी कंपनियों को बेच दिया गया। उसमें विवाद है कि जो शुरू में सरकार जो घाटा में चल रही थी उसको बेचना चाहिए थे, कोई लेने के लिए नहीं आया। तो पैसा उगाने के लिए सरकार ने लाभ में जो चल रही थी उसी को बेचना शुरू कर दिया। तो एक अलग विवाद का विषय है, लेकिन बिक्री से सरकार को पैसा आएगा। और दूसरा कि इन्वेस्टमेंट, यानी सरकार की कंपनी है तो उसमें बाहरी लोगों को उसकी इक्विटी बेची गई, शेयर उसका बेचा गया। अब वो शेयर अगर 49% हो गया तो इसका मतलब यह हुआ कि सरकार प्रबंध करेगी, लेकिन अधिकांश पूंजी लगी हुई है किसकी? बाहरी लोगों की। अगर वो 51% शेयर बेच दी सरकार तो इसका मतलब उस कंपनी का प्रबंधन सरकार नहीं करेगी बल्कि निजी क्षेत्र करेगी। तो इस प्रकार से बाहरी पैसा जो सार्वजनिक क्षेत्र में लगा, तो सार्वजनिक क्षेत्र के बहुत सारे उद्योग जो है वो पुनर्जीवित हुए। ये जो मर रहे थे वो बचे, और अंत में उनमें प्रबंधकीय कौशल आया कि कैसे जो निजी क्षेत्र को सार्वजनिक क्षेत्र में प्रवेश कराया गया, तो जो 60, 61, 70% तक का जो शेयर बेच दिया गया, तो निजी हाथों में जाने से जो सार्वजनिक क्षेत्र थे उसमें प्रबंधकीय कुशलता। जैसे सरकार के क्षेत्र में था तो जीएम जनरल मैनेजर चलाता था, उसको तनख्वाह मिल रहा, कोई मतलब तो है नहीं, फायदा में चले घाटा में। लेकिन जो शेयर होल्डर है उसको तो है कि कंपनी को फायदा होगी तभी हमको लाभ मिलेगा। तो वो अगर मैनेजमेंट में होगा तो कुशलता पूर्वक मैनेजमेंट करेगा। तो इसलिए उसमें जो है कौशल आया प्रबंधन। बात समझ में आई? अब देखिए ये दोनों का प्रतिफल था वैश्वीकरण, निजीकरण और उदारीकरण का रिजल्ट था वैश्वीकरण। कि जैसे ही हम ये सब काम किया तो विश्व की अर्थव्यवस्था से हम जुड़ गए।
अब कैसे जुड़ गए, तो एक बहुत बड़ा टर्मिनोलॉजी आप पढ़ते होंगे, आउटसोर्सिंग। इसको बाह्य प्रापण बोलते हैं, हिंदी भी आप जानिए। इसमें क्या होता है कि एक देश अपना बहुत सारा काम, जैसे विधि के संबंध में, लॉ के संबंध में, एजुकेशन के संबंध में, मेडिकल के संबंध में, या और बहुत सारे क्षेत्र हैं, तो वो अपने देश में ना कराकर वो काम दूसरे देश में कराना। क्यों? क्योंकि अपने देश में अगर कराएगा वो, तो उससे अधिक पैसा देना पड़ेगा, और वही काम दूसरे देश में कराएगा तो उसको उसी काम के लिए कम पैसा देना पड़ेगा। तो ये आउटसोर्सिंग का जो काम संभव हुआ, ये सूचना प्रौद्योगिकी के कारण, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारण। जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में क्रांतिकारी परिवर्तन आए, तो उसे कंप्यूटर पर बैठ कर करके व्यक्ति पूरे विश्व का काम करने लगा। अब कोई वकील है तो अमेरिका में वकालत बहुत महंगा है, भारत का वकील उसकी तुलना में बहुत सस्ता है। तो उसको कोई परामर्श चाहिए, तो नेट के माध्यम से वो चैटिंग करके परामर्श ले लिया, और वहां अगर उसको 1 लाख रुपया दे रहा है उस बात को समझने के लिए, तो यहाँ 10,000 में उसको हो जा रहा है। इसी तरह से कोई स्कूल है अमेरिका में, उसके यहाँ 5,000 बच्चे हैं, और 5,000 बच्चों ने एग्जामिनेशंस दिया, और उसका मार्कशीट तैयार करना है। तो अगर वो अमेरिका में मार्कशीट तैयार करवाता है, तो पर मार्कशीट उसको जो है वो $30 खर्च आता है, और भारत में अगर कराता है तो उसको $1 में खर्च आता है, तो $29 का उसको लाभ है। अब भारत को क्या फायदा है? तो यहाँ बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, तो यहाँ श्रम सस्ता है, तो यहाँ काम आ गया, तो जो काम आया उसकी वजह से यहाँ की इकोनॉमी बूम कर गई। तो 90 के बाद आपको सुनकर ताज्जुब हो कि गया जैसे शहर में 1 घंटा 2 घंटा काम करके नौजवान 6,000 और 7,000 रुपया कमा रहा था, जबकि उस समय 6,000 और 7,000 एक बहुत बड़ा वैल्यू। दिल्ली में सैलरी मिलती थी 10,000 रुपया, 5,000 रुपया लोग। तो ये आउटसोर्सिंग का नतीजा था। तो इससे क्या हुआ? विश्व एक हो गया व्यापार के लिए, और व्यापारिक गतिविधि में एक बहुत बड़ा परिवर्तन आता है 1 जनवरी 1995 ईस्वी को। कौन? 1 जनवरी 1995। 1995 क्या हुआ था? इसके पहले 1948, याद रखिए, इसमें एक संगठन बना था गैट, GATT। ये फुल फॉर्म है जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड। इसको थोड़ा समझ लेते हैं। ये 23 देशों ने एक समझौता किया था। कितने देशों ने? एक्चुअली में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ, तो इस समय महसूस किया गया कि वर्ल्ड वार होता क्यों, या 2 वर्ल्ड वार क्यों हुए। तो उस समय के राजनीतिज्ञों ने कहा कि जो सामाजिक और आर्थिक असमानता पाई जाती है विश्व के देशों के बीच में, वही मूल कारण है वर्ल्ड वार का। तो इसलिए जरूरत है कि आर्थिक असमानता को दूर करके आर्थिक समानता स्थापित किया जाए। तो आर्थिक असमानता कैसे? जो मजबूत देश थे वो टैक्स इतना लगा के रखते थे कि कमजोर देश को हानि हो जाता था। तो विश्व में आर्थिक असमानता को दूर करने के लिए 23 देशों ने यह समझौता किया गैट, लेकिन 23 देश इसमें शामिल थे, और हर साल यह समझौता 23 के बीच होती थी। आगे चल करके अन्य देश भी इसमें शामिल होते चले गए। 86 में 1986 में यह महसूस किया गया कि हर साल ये समझौता करना उचित नहीं, तो एक परमानेंट सॉल्यूशन किया जाए। तो आर्थर डंकुल को ये जवाब उत्तरदायित्व दिया है कि आप सर्च कीजिए कि कैसे हो। तो 86 से लेकर 92 तक उन्होंने इस पर अनुसंधान किया,
और कहा कि इसके लिए एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था होनी चाहिए और वहाँ फैसला जो हो जाए उसको सारे देश मानें। तो उन्हीं के संस्तुति पर 1 जनवरी 1995 ईस्वी को जो है विश्व व्यापार संगठन यानी WTO अस्तित्व में आया और वर्तमान समय में 164 देश इसके सदस्य हैं और विश्व का 98% व्यापार जो है वो इसके माध्यम से होता है WTO। और वर्तमान समय में इसके जो महासचिव है वो नगोजी अकोंजो इवेला है। नगोजी अकोंजी इवेला है और अभी के अधिकांश देश जो हैं वो इसके सदस्य हैं और इसके माध्यम से जो आर्थिक असमानता थी व्यापार के माध्यम से उसको बहुत हद तक कम किया गया है। ये एक अलग विषय है, ये कभी मौका मिलेगा तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशंस अलग से हम लोग पढ़ेंगे। तो ये था छात्रों, 3 टॉपिक एक दूसरे से जुड़े हुए थे। हमने बहुत अच्छे ढंग से आपको समझाने का प्रयास किया। हम समझते हैं कि अपने प्रयास में सफल रहे और आगे के क्लास में हम लोग एक नया टॉपिक लेकर शुरू होंगे जिसको हम लोग कहते हैं राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। थैंक यू।